नमस्कार विद्यार्थियों। उपन्यास गबन का कथा सार या कथा वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं और 17 भागों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम 18वें भाग के बात करते हैं। तो 10वें दिन वह शाम को दफ्तर के 800 रुपये लेकर घर आ गया। जब रतन ने कहा कि भाई कंगन वह सर्राफ बनाकर नहीं दे रहा है, रमानाथ ने भी इसको टालने का काफ़ी प्रयास किया, फिर भी उसने कहा कि मैं रुपए लौटा दूंगा। 10वें दिन वह शाम को दफ्तर के 800 रुपये लेकर घर आ गया। दफ्तर के जो रुपए थे, जब वो जमा करते थे सरकारी रुपयों का, वो 800 रुपये ले आया। सोचा था इन रुपयों को दिखाकर वह रतन के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। उसने देखा भाई रुपए पड़े हैं तो मैं बता दूंगा, रतन आएगी तो कि ये है रुपए ले जाओ, भले आपकी इच्छा। तो रतन हो सकता है वो रुपए देख करके मुझ पर विश्वास कर देगी और कहेगी हाँ हाँ ठीक है, कुछ दिन और आप उसको कह दो कि गहने बना ले। लेकिन होता क्या है, कैसी घटनाएं आगे उपस्थित होती हैं, उसको समस्या में ले जाने के लिए उसने जालपा को दिखाकर रुपए अलमारी में रख दिए और स्वयं घूमने चला गया। जालपा को दिखा दिए कि भाई ये रतन के पैसे हैं। पीछे से रतन आई तो जालपा ने पूरी थैली रतन को सौंप दी। उसने सोचा था कि रतन आएगी तब मैं घर पर हूँगा और इस परिस्थिति से निपट लूँगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा, इसका विपरीत। उसने यही समझा कि रमा ने ये रुपए रतन के लिए ही रखे होंगे। जब रमानाथ घर लौटा तो उसे यह जानकर और भी दुख हुआ कि जालपा ने पूरी थैली रतन को सौंप दी। उसे अब दफ्तर के 800 रुपये जमा कराने की चिंता हुई। उसने रतन से अधिक दिए गए 200 रुपये मंगवा लिए। 200 जालपा के पास थे, वे मिल गए। 100 रुपये दस्तूरी के आए थे। इस प्रकार 500 का प्रबंध हो गया। अब उसके सामने विकट समस्या उपस्थित हो गई कि सुबह वह रुपये लौटाने ही हो, जमा करवाने ही होते हैं और वह सरकारी रुपए अब 200 रुपये जो अधिक गए थे वो भी मंगवा लिए। बहाने बनाकर जालपा से के पास जो 200 रुपये थे वो भी ले लिए और 100 रुपये जो दस्तूरी के ऊपर से आए थे वो यूँ करके 500 रुपये का प्रबंध उसने कर दिया। अगले दिन 19वें भाग में कथानक, अगले दिन रमानाथ ने रमेश बाबू को 500 रुपये जमा करा के कहा कि 300 कल जमा करा दूंगा। रमेश बाबू ने कल रुपया जमा न कराने पर पुलिस और हथकड़ी पहनाने की धमकी दी। क्या करे, सरकारी रुपये, हालांकि रमेश बाबू उसके मित्र हैं, फिर भी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं और वह पैसे 300 रुपये कल के लिए कह दिया कि अगर कल जमा नहीं हुए तो वह हथकड़ी पहना देंगे। यह 300 रुपये उस समय की बहुत बड़ी रकम होती थी। 1931 का कथानक है यह। देश काल और वातावरण जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 20वें भाग में रमानाथ 300 रुपये उधार लेने रतन के पास गया, किंतु खाली हाथ वापस आ गया। उसने सोचा था कि वकील साहब की पत्नी रतन के पास मैं उधार लेने चला जाऊं। वह अब उधेड़-बुन में था, हिम्मत नहीं कर पाया और वापस आ गया। मांग न सका क्योंकि उसने बड़ी बड़ी डींगें जो आंक रखी थी। उसने अपना दिखावा किया था, अपनी प्रशंसा की थी, अपनी दौलत शोहरत का बखान कर रखा था। 21वें भाग का कथानक है। रमानाथ ने अपने कुछ गहने देने के लिए एक पत्र जालपा को लिखा। जालपा ने उसकी जेब से पत्र निकालकर पढ़ना प्रारंभ किया। तभी रमानाथ वहां से खिसक लिया। रेलवे स्टेशन पर उसने अपनी अंगूठी किसी को बेचनी चाहिए, किंतु वह व्यक्ति अंगूठी लेकर ही गायब हो गया। बिना टिकट यात्रा करते समय देवीदीन नामक खटिक ने कलकत्ता तक उसका किराया चुकाया। वह कलकत्ता में रमानाथ को भी अपने घर ले गया। देवीदीन शाक बाजी बेचता था। रमानाथ को उसने पुत्रवत स्नेह किया। अब रमानाथ को दूसरे दिन अगर वो 300 रुपये जमा नहीं करवाएगा तो पुलिस रिपोर्ट होगी और वो जेल जाएगा। इसी की डर से उसने कुछ गहने देने के लिए जालपा को पत्र लिखा। जालपा से उसको गहने मांगने की हिम्मत नहीं हुई। जालपा ने उसकी जेब से वो पत्र निकालकर पढ़ना प्रारंभ किया था। वह शर्म के मारे वहाँ से खिसक गया
अंगूठी पहनी हुई थी, रेलवे स्टेशन पर किराए के लिए बेचनी चाहिए, लेकिन कोई अंगूठी लेकर ही गायब हो गया वहाँ से। बिना टिकट यात्रा करते देखते हुए वहाँ के देवी दीन जो यात्रा कर रहे थे साथ में, उन्होंने उसका किराया चुकाया और उसको घर लेके आया। कलकत्ता में देवी दीन साग सब्जी का कार्य करता था। रमानाथ को उसने पुत्रवत स्नेह किया। 22वें भाग में पीछे से जालपा ने अपने गहने बेचकर सरकारी धन जमा कराया। जब जालपा ने वह पत्र पढ़ा और रमेश जी बाबू से पूछा तो वस्तु स्थिति पता चल गई और उसको सब कुछ पता चल गया कि घर की क्या स्थिति है और रमानाथ ने ये बड़ी बड़ी बातें किस प्रकार की और कहाँ से कैसे गहने लाए हैं और क्या हड़प किया है। तो जालपा ने वो अपने अब उसे गहनों पर कोई मोह नहीं रह गया, क्योंकि उसने पति भी इसी समस्या से ग्रस्त होकर के घर छोड़कर कहीं चले गए, तो उन्होंने गहने बेचकर सरकारी धन जमा करा दिया था। अब वो कहाँ मिले? अगर उनको यह पता हो जाए कि सरकारी धन जमा हो गया तो वो रमानाथ वापस जल्दी आ जाते, लेकिन उनको यह समाचार नहीं था। उनको यह भय था कि अगर मैं यहाँ कहाँ दिख गया तो मुझे जेल हो जाएगी। इसके डर से वो चले गए। और दूसरी, पश्चाताप या शर्म लज्जा हया के डर से अपनी पत्नी की नज़रों से वो गिर चुके थे, वो उससे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगले भाग में जालपा ने अपने सभी गहने बेचकर बाजार का ऋण भी चुका दिया। बाजार में जो ऋण लिया था, वो गहने लिए थे, वो भी चुकाए। कंगन रतन को 600 रुपये में बेच दिया और अपने जो कंगन थे रतन को पसंद थे उसको भी 600 रुपये में बेच दिया। यानी अब उसको गहनों से हृदय उसका परिवर्तन हुआ, या कह सकते हैं उसको इस स्थिति के लिए वो स्वयं को जिम्मेदार मानने लगी और अब उसको गहनों से कोई मोह नहीं रहा। अगले भाग में जालपा ने अपनी सभी विलास की वस्तुएं गंगा में बहा दी। जो जो भी थी विलास की वस्तुएं, जो जो दिखावा प्रवृत्ति, जो जो बड़े लोगों से उठना बैठना, साड़ियाँ, कपड़े, गहने, लत्ते, जो भी गंगा में बहा दी। उसका पिता उसे लेने आया था, किंतु वह पिता के साथ भी नहीं गई, क्योंकि उसे अब ससुराल को संभालना है, उसे अपने पति को खोजना है। अगले भाग में जालपा ने अखबार में विज्ञापन दिया था कि जो कोई उसके पति को लाएगा या उसके विषय में सूचना देगा, उसे वह 500 रुपये का इनाम देगी, किंतु यह व्यर्थ रहा। रमानाथ ने इस विज्ञापन को पुलिस का षड्यंत्र समझा। रमानाथ कलकत्ता में अत्यंत दीनहीन बनकर दिन काट रहा था। अखबार में विज्ञापन आया, 500 रुपये के इनाम की बात थी। रमानाथ ने भी वो पढ़ा, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है ये पुलिस की चाल हो, मुझे पकड़वाने के लिए यह कार्य हो रहा था, इसलिए उसने संपर्क नहीं साधा और कलकत्ता में ही गरीब बनकर के दिन काट रहा था। अगले भाग में देवीदीन स्वदेशी प्रिय था। उसने रमानाथ से आग्रह किया कि अपने घर चिट्ठी लिख दो। तब रमानाथ ने गबन की बात देवीदीन को बताई। देवीदीन ने सच्चाई स्वीकार करने के लिए रमानाथ को राजी कर लिया। तो देवीदीन सागबाजी का काम करता था। उसने भी रमानाथ से आग्रह किया कि अपने घर अब चिट्ठी लिख दो। उसने गबन की भी बात बताई, तो देवीदीन ने रमानाथ को राजी किया। रमानाथ ने प्रजामित्र नामक अखबार में एक शतरंज की पहेली हल करके 50 रुपये का इनाम जीता था। देवीदीन की पत्नी जग्गो ने उनमें 50 रुपये मिलाकर रमानाथ को चाय की दुकान खुलवा दी, यानी काम काज करना शुरू करवा दिया, उसका रोजगार शुरू हो गया। अगले भाग में रमानाथ रतन के पति वकील साहब का इलाज करने हेतु रतन उन्हें कलकत्ता ले आई थी। रतन वहाँ आ गई वकील साहब का इलाज करना के लिए कलकत्ता। अगले भाग में कलकत्ता में वकील साहब अधिक बीमार हो गए थे। रतन ने जालपा को पत्र लिखा 29वें भाग में, और 30वें भाग में वहाँ वकील साहब की मृत्यु हो गई। उनको कलकत्ता से काशी लाया गया और अंतिम संस्कार वहीं किया। फिर रतन वापस इलाहाबाद आ गई। वकील साहब का दूर का भतीजा मणिभूषण ने वकील साहब का बैंक खाता अपने नाम करा लिया और वह रतन को बंगले से निकालकर बंगला बेचना चाहता था। तो ये स्थितियाँ, ये घटनाएं घटती हैं बीच बीच में। अब जो
जालपा अपने पति की खोज में हैं, प्रयास कर रही हैं। रमानाथ यहाँ अपना जरा कार्य शुरू किया है। अगले भाग में प्रजामित्र में शतरंज की पहली जालपा ने ही छपवाई थी, जिसे रमानाथ ने हल करके 50 रुपये जीते थे। इस प्रकार जालपा को पति का पता चल गया था, क्योंकि वह पहली उसके पति ही जानते थे। इसीलिए जालपा ने वह शतरंज की पहली जानबूझ करके छपवाई थी। रमानाथ ने उसको हल किया था। जालपा को पता चल गया था कि उसके पति कहाँ हैं। अब रतन और जालपा दोनों साथ रहने लगी थी 32वें भाग में। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।